शंभु शंभु है महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है। राम त्रिवेणी शंभु शंभु है महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है। इस कड़ाके की सर्दी में बारिश की बूंदाबांदी के बीच जिस आस्था, जिस उत्साह और जितनी भक्तिमय होकर के आज दुनिया भर के विभिन्न भागों से आए हुए लोग जिस भाव से गंगा मैया में डुबकी लगा रहे हैं, इस कुंभ में शामिल हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि पूरा संसार इस प्रयागराज में संगम के किनारे महाकुंभ मनाने आ गया है। आज पूरा संसार एक परिवार की तरह इस गंगा मैया के किनारे इकट्ठा हो गया है। शायद ऐसे ही किसी कुंभ में ऐसे ही लोगों के किसी भाव को देख करके हमारी उपनिषद परंपरा के किसी ऋषि ने कहा होगा कि अयम नीच परावेति गणना लघुचेत सा उदार चरिता नामकृत वसुधैव कुटुंबकम। आज कुंभ कह रहा है कि देखो, समस्त धरती हमारा परिवार है, समस्त दुनिया हमारा परिवार है। कोई भेद नहीं, कोई भाव नहीं, कोई पंथ का भेदभाव नहीं, कोई जाति का भेदभाव नहीं, कोई ऊंच नीच का भेदभाव नहीं। हर कोई एक होकर के, हर कोई एक आस्था, हर कोई एक विश्वास में समाहित होकर के विभिन्न प्रकार की विविधता को तोड़ते हुए, विभिन्न प्रकार के अलगाव को समाप्त होते हुए एक रंग में रंगा हुआ दिख रहा है। वो रंग भक्ति का है, वो रंग आस्था का है, वो रंग सनातन के प्रति समर्पण का है। शायद इसीलिए कहा जाता है कि विविधता में एकता ही भारत की मूल पहचान है, भारत की मूल आत्मा है। और यही विविधता में एकता आज प्रयागराज में गंगा मैया के किनारे संगम के तट पर इस महाकुंभ के अवसर पर दिख रही है। कुंभ को सभी तीर्थों का तीर्थ कहा गया है और इस बार तो महाकुंभ है जो 144 साल बाद आता है। मजेदार एक पौराणिक कथा है इस महाकुंभ के पीछे। हुआ कुछ यूं, समुद्र का मंथन हुआ और उससे अमृत प्रकट हुआ। इस अमृत पर अधिकार को लेकर के देवताओं और राक्षसों में एक संघर्ष हुआ। शुरुआती दौर में अमृत पर अधिकार राक्षसों ने कर लिया। फिर यह हुआ कि इस अमृत को देवताओं तक कैसे लाया जाए। इस अमृत को देवताओं तक लाने के लिए विष्णु ने मोहिनी रूप धर के अवतार लिया और साथ साथ इंद्र के पुत्र जयंत्र को यह जिम्मेदारी सौंपी गई कि वो अमृत को राक्षसों से लेकर के देवताओं तक आए। कहानी बड़ी लंबी है, लेकिन लब्बो लुआब ये है कि जब जयंत अमृत कलश को लेकर के देवताओं के पास जा रहे थे तो अमृत की कुछ बूंदें छलकी और वे बूंदें प्रयागराज में गिरी, उज्जैन में गिरी, नासिक में गिरी, हरिद्वार में गिरी और वहीं पर कुंभ का, पूर्ण कुंभ का, महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। इस महाकुंभ में एक खास बात है कि यहाँ पहला शाही स्नान का अवसर नागा साधुओं को दिया जाता है। यह इसलिए दिया जाता है कि उनको एक प्रकार से कुंभ के द्वारा सम्मान दिया जाता है, क्योंकि नागा साधुओं की व्यवस्था ही हमारे आदि गुरु शंकराचार्य ने सनातन की रक्षा के लिए की थी, सनातन की सुरक्षा के लिए की थी। इसलिए उन नागा साधुओं को सम्मान देने के लिए हमारे इस महाकुंभ में पहले स्नान का अवसर नागा साधुओं को दिया जाता है, जिसे शाही स्नान कहते हैं। लेकिन बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। नागा साधु प्रतीक हैं इस धरती पर उस संतुलन के, जहाँ एक तरफ वैभव है, भोग है, विलास है, भोग के पीछे भागती हुई दुनिया है, विलास के पीछे भागती हुई दुनिया है, लालसा के पीछे भागती हुई दुनिया है, अत्यधिक संग्रह करने की प्रवृत्ति के पीछे भागती हुई दुनिया है। इसी दुनिया में वे सन्यासी भी हैं जिन्होंने वस्त्र तक का त्याग किया है, जिन्होंने धरती से सिर्फ भोजन लिया है, पीने भर का पानी लिया है, इस पर्यावरण से सिर्फ सांस लेने की हवा ली है, शरीर पर सिर्फ राख मला है और हर क्षण तत्पर हैं अपने सभ्यता की रक्षा के लिए, अपने संस्कृति की रक्षा के लिए, अपने जीवंतता की रक्षा के लिए। शायद उनके इस त्याग को, उनके इस शौर्य को, उनके इस संन्यास की परंपरा को सम्मान देने के लिए ही हर साल शाही स्नान का आयोजन किया जाता है। और हर कुंभ में पहले स्नान का गौरव उन्हें देख करके हम सनातन के तरफ से उनको एक सम्मान देते हैं, कृतज्ञता अर्पित करते हैं। पूरा का पूरा जो कुंभ का आयोजन है अपने साथ साथ आर्थिक आयोजन भी करता है। कुंभ एक अर्थव्यवस्था को भी गढ़ता है। आज की शब्दावली में कहे तो सस्टेनेबल इकोनॉमी है। दरअसल इस कुंभ की अर्थव्यवस्था को समझने के लिए थोड़ा हमें सनातन चिंतन परंपरा की ओर चलना पड़ेगा। जो सनातन चिंतन परंपरा है ना, ये धर्म और अर्थ के समायोजन पर टिकी हुई है। यहाँ प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों मार्गों के समायोजन पर टिकी हुई है। आप गौर से देखिएगा तो हमारे यहाँ क्षेत्रीय मेले हैं।
हमारे यहाँ स्थानीय मेले हैं और हमारे यहाँ राष्ट्रीय मेले भी हैं। कुंभ राष्ट्रीय मेला है। जहां जहां कुंभ का आयोजन होता है वहां वहां की इकोनॉमी को गति मिल जाती है। तो सोचिए ना, कुछ वर्षों के अंतराल पर प्रयागराज की इकोनॉमी को, यहाँ के इकोनॉमी को गति मिल रही है, इसके आसपास के क्षेत्रों की इकोनॉमी को गति मिल रही है। कुछ वर्षों बाद हरिद्वार, कुछ वर्षों बाद नासिक, कुछ वर्षों बाद कुछ उज्जैन। गौर से देखिए तो डायरेक्टली पूरे उत्तर भारत की इकोनॉमी घूम जा रही है और इनडायरेक्टली यह पूरे के पूरे भारत की इकोनॉमी को घुमा दे रहा है। हमने एक बात कही, सस्टेनेबल इकोनॉमी। यह जो संयुक्त राष्ट्र संघ का आज का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है ना, जो सस्टेनेबल इकोनॉमी का मॉडल है ना, वो और कुछ नहीं है, हमारी सनातन परंपरा की इकोनॉमी को उन्होंने एक नया लेवल चिपका दिया है, जिसे सनातन की जगह सस्टेनेबल कह दिया है। दरअसल पूरी की पूरी सनातन परंपरा में सस्टेनेबल इकोनॉमी को ही आगे बढ़ाया गया है। ऐसी इकोनॉमी जो मंदिरों पर आधारित है, ऐसी इकोनॉमी जो मेलों पर आधारित है, ऐसी इकोनॉमी जो उत्सवों पर आधारित है। और ऐसी इकोनॉमियां मरती नहीं है, दम नहीं तोड़ती हैं। कभी दुनिया के 5 जीवित शहरों की जब बात आप करेंगे ना, कभी सर्च करना तो उसमें पुष्कर जी आएंगे, रामेश्वरम जी आएंगे, काशी विश्वनाथ आएंगे, काशी क्षेत्र आएगा, बनारस आएगा। ये दुनिया की जीवित शहर है। पता नहीं दुनिया के कितने उत्थान पतन इन शहरों ने झेले, देशों ने झेले, लेकिन ये शहर आज भी जीवित है, आज भी आगे बढ़ रहे हैं। अमेरिका का डेट्रॉइट जैसा शहर, जो किसी जमाने में बहुत बड़ा आधुनिक शहर हुआ करता था, बहुत बड़ा औद्योगिक शहर हुआ करता था, उसकी गिनती अब मरे हुए शहर में होती है। वो मोटर कार मैन्युफैक्चरिंग का सेंटर था। कारें जापान भी सस्ती बनाने लगा, कारें साउथ कोरिया भी सस्ती बनाने लगा, कारें इंडिया भी सस्ती बनाने लगा, तो डेट्रॉइट भर भरा के गिर गया। लेकिन पुष्कर, रामेश्वरम, काशी, हजारों हजार साल से ये शहर चलते आ रहे हैं, इकोनॉमी में अपना योगदान देते आ रहे हैं। अगर हम कुंभ की ही बात करें तो 2-3 मोटे आंकड़े समझिए ना। 40 करोड़ लोग के करीब आएंगे। एक आदमी 5,000 रुपया अगर खर्च करता है तो 2 लाख करोड़ रुपए की इकोनॉमी सर्कुलेट हो जा रही है। 2 लाख करोड़ रुपए की इकोनॉमी सर्कुलेट हो जा रही है। और जब इकोनॉमी में 2 लाख करोड़ रुपया सर्कुलेट हो जा रहा है तुरंत, तो सरकार को जो टैक्स देगा, जीएसटी देगा, ये सब छोड़िए, जो लोगों को रोजगार देगा, जो लोगों को जीवन यापन के साधन देगा और लोगों की अन्य इकोनॉमी को जो बूस्टअप करेगा, उसकी गणना करेंगे तो आंकड़े चौंकाने वाले निकलेंगे। जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, पूरा का पूरा शहर जो खड़ा कर दिया गया है पिछले 6 महीने की अनवरत मेहनत के बाद, जो कुंभ नगरी आज सच की खड़ी हो गई है, उसने हजारों लाखों दिहाड़ी मजदूरों को काम दिया है। जो लोग आ रहे हैं यहाँ, उन लोगों ने ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को काम दिया है। रेलवे के आंकड़े अलग से हैं, बसों से आने वाले लोगों के आंकड़े अलग से हैं, कारों से आने वाले लोगों के आंकड़े अलग से हैं। और यहाँ इस प्रयाग क्षेत्र में जो रिक्शा चलाने वाला है, जो बैटरी रिक्शा चलाने वाला है, जो ऑटो चलाने वाला है, अचानक उसकी कमाई में उछाल हो गया है। ये जो ई रिक्शा चलाने वाले, ऑटो चलाने वाले, ठेला चलाने वाले, इनकी कमाई में जो 2 महीने का उछाल हो गया है ना, ये 2 महीने में एक अच्छा पैसा इकट्ठा कर लेंगे और चाहे तो इसे अन्य जगहों पर निवेश करके एक अन्य रोजगार का अवसर ढूंढ लेंगे और इसके कभी आंकड़े नहीं आ पाएंगे। तो सोच लीजिए, 2 लाख करोड़ रुपया सर्कुलेट हो रहा है। और तब जब मेरा अनुमान है कि अगर 40 करोड़ लोग में एक आदमी मिनिमम 5,000 खर्च करे, तब तो क्या एक आदमी मिनिमम 5,000 खर्च करेगा? साथ ही साथ होटल बिजनेस चल रहा है, बड़े बड़े होटलों का बिजनेस तो चल ही रहा है। लोग दूर दराज देशों से आ रहे हैं, एरोप्लेन से आ रहे हैं, उनका व्यवसाय चल रहा है। इसके साथ साथ जो स्थानीय स्तर पर ढाबे वाले हैं, चाय दुकान वाले हैं, रेहड़ी वाले हैं, पटरी वाले हैं, खोमचे वाले हैं, इनके यहाँ भी तो पैसा फ्लो हो गया। इनके पास भी तो 2-3 महीने में ही पर्याप्त कैपिटल आ जाएगी। ये अपने खेती में निवेश करेंगे, अन्य व्यवसाय में निवेश करेंगे, अपने बच्चों की बचपन की शिक्षा पर निवेश करेंगे। इनकी भी तो इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। थोड़ा सा इस बात को समझने की जरूरत है, समाज को भी, हमें भी, सरकारों को भी। कुंभ जैसे आयोजन हमेशा होते रहने चाहिए। इसलिए हमने कहा कभी भी कुंभ घाटे में नहीं रहा है, कभी भी ओलंपिक घाटे में गया है। कई ऐसे देश हैं जिन्होंने ओलंपिक का आयोजन किया और उनसे उनकी अर्थव्यवस्थाएं तक चरमरा गई है। ओलंपिक घाटे में जा सकता है, कुंभ कभी घाटे में नहीं जा सकता, क्योंकि कुंभ का मॉडल ही सस्टेनेबल इकोनॉमी का मॉडल है। कुंभ में सबके लिए काम है, सबके लिए रोजगार है। जो सिविल एविएशन कंपनी है ना, जो जहाज उड़ा करके ला रही है, उसके लिए भी काम है। तो गड्ढा खोजने वाला जो मजदूर है, उसके लिए काम है। छोटे छोटे मन के माले बेचने वाले, छोटे छोटे मिट्टी के दीप बेचने वाले, उनके लिए भी काम है। कुंभ जो हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज है ना,
उनको सीधे के सीधे बुस्ट कर देता है। कितनी बड़ी बात है। जब जब मैं बात करता हूं सस्टेनेबल इकोनॉमी को, तो मैं कहता हूं नहीं, ये सनातन इकोनॉमी है। सनातन हटा के सस्टेनेबल यूनाइटेड नेशन वालों ने चिपका दिया। ये जो मेले होते थे ये क्या थे? जो गांव में, कस्बों में, दूर दराज के क्षेत्रों में जो हथकरघा, हस्तशिल्प उद्योग था, उनको बेचने की जगह थी। हैंडीक्राफ्ट से जुड़े लोग, हस्तशिल्प से जुड़े लोग आ रहे हैं, अपनी वस्तुएं लोगों को बेच रहे हैं। इनके बनाई कला का, शिल्पों का एक प्रकार से विज्ञापन हो रहा है। आसपास के फल सब्जियां बिक रही हैं, खान पान चीजें बिक रही हैं। नर्तकों, कलाकारों तक को रोजगार है, भिखारी तक को भीख मिल रही है। सोचिए, अर्थव्यवस्था में सबसे निचले पायदान पर खड़ा हुआ व्यक्ति, जो सफाई कर्मी है, जो अमरूद बेच रहा है, जो चाट पापड़ बेच रहा है, उससे लेकर के अर्थव्यवस्था के सबसे ऊपरी पायदान पर सिविलिएशन कंपनी, इंटरनेट बेचने वाले, इन सबको कुंभ बुस्ट अप देते रहा। आज हमारे प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं ना आत्मनिर्भर भारत अभियान में कि वोकल फॉर लोकल, वो कहते हैं ना कि हम अपने स्थानीय उत्पादों को वैश्विक मूल्य श्रृंखला से जोड़ देंगे। कुंभ से बड़ा उपकरण और क्या हो सकता है? प्रयागराज की अमरूद, इलाहाबाद की अमरूद, यहाँ लोकल प्रजाति है, लाल लाल होती है सेव की तरह। ब्रिटेन का आदमी आएगा, फ्रांस का आदमी आएगा, अमेरिका का आदमी आएगा, स्टीव जॉब्स की पत्नी आएंगी, तो देखेंगे अरे दुनिया में एक ऐसा भी अमरूद होता है जो लाल लाल होता है, देखने में सेव जैसा लगता है। तो उस इलाहाबाद के उस अमरूद की, प्रयागराज के उस अमरूद की डिमांड फ्रांस में होगी, ब्रिटेन में होगी, और यहाँ के लोकल उत्पाद ग्लोबल चेन से जुड़ जाएंगे। तो हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी, जिनको इस बात की श्रेय देनी चाहिए, जिस बात के लिए इनकी भूरी भूरी प्रशंसा की जानी चाहिए कि एक दिव्य कुंभ का आयोजन कर रहे हैं, एक भव्य कुंभ का आयोजन कर रहे हैं। यह सिर्फ कुंभ ही नहीं है, यह अपनी इकोनॉमी को बूस्टअप देने का एक मॉडल भी है। हमारे प्रधानमंत्री के उस सपने को यह साकार कर रहा है। जब हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि भारत की गांव, भारत के किसान का बना हुआ उत्पाद, भारत के छोटे छोटे शिल्पियों, कलाकारों का बना हुआ उत्पाद ग्लोबल मार्केट में बिके, यही तो हमारे प्रधानमंत्री का सपना है। यही तो उनका नारा है, मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड। लाल किले से जब उन्होंने नारा दिया था कि मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड, तो उनके दिमाग में कहीं कहीं रहा होगा हमारा कुंभ भी आएगा, दुनिया का सबसे बड़ा उत्सव होगा, दुनिया का सबसे बड़ा महोत्सव होगा, दुनिया का सबसे बड़ा मेला होगा, और वो कुंभ सीधे के सीधे हमारे लोकल वस्तुओं के लिए एक प्रदर्शनी का काम करेगा। तो ये मत सोचिए कि 8,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं तो 2 लाख करोड़ रुपए जनरेट होगा, तो सिर्फ रेवेन्यू कितना आएगा? अर्थव्यवस्थाओं का मूल्यांकन सिर्फ रेवेन्यू पर नहीं होता है, और अगर रेवेन्यू पर ही मूल्यांकन करें तो कुंभ में जितना खर्च हो रहा है तकरीबन उससे 4 से अधिक गुना तो रेवेन्यू जनरेट हो ही जाएगा। अन्य लोगों को जो सपोर्टिंग इनकम मिलेगी, अन्य लोगों की जो कमाई बढ़ेगी, जो अन्य आर्थिक गतिविधियां उत्पन्न होगी, वे अन्य आर्थिक गतिविधियां दूसरी अन्य आर्थिक गतिविधियों को जो बल देंगी, इसका हिसाब किताब कहां है? कुंभ अनौपचारिक सेक्टर के लिए एक बड़ा विशाल मंच होता है, बहुत विशाल मंच होता है। कुंभ के मेले में प्रयागराज के आसपास के जिलों का एक व्यक्ति गोलगप्पे बेच रहा है, छोटा सा इन्वेस्टमेंट है, लेकिन कुंभ के दौरान ही वो इतने गोलगप्पे, इतने चाट पकौड़ी बेच लेगा कि इस पैसे को ले जाकर के एक अच्छी दुकान खोल सकता है, अपनी खेती बाड़ी में निवेश कर सकता है, एक नया रोजगार शुरू कर सकता है। इसके आंकड़े नहीं है, और इसके आंकड़े बड़े करामाती होंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि कुंभ सस्टेनेबल इकोनॉमी का एक मॉडल है। हजारों सालों से जो हमारे यहाँ परंपरा है ना कि लोकल स्तर पर मेला होगा, क्षेत्रीय स्तर पर मेला होगा, फिर राष्ट्रीय स्तर पर मेला होगा, यह इसीलिए है कि जब भी राष्ट्र में मंदी आए, मेले मंदी को बूस्टअप दे देते हैं। जब भी राष्ट्र में मंदी आए, मेले मंदी को बूस्टअप दे देते हैं। और एक और बात, इस आर्थिक आमदनी के अलावा एक और बात है जो कैलकुलेशन के दायरे से बाहर है। कुंभ से जो विचार लेकर के जाते हैं, जो ज्ञान लेकर के जाते हैं, जो विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों के प्रति समझ लेकर के जाते हैं, एक स्थानीय आदमी कुंभ में आकर के पूरे राष्ट्रीयता का जो दर्शन करके जाता है, पूरे राष्ट्रीयता से जो साक्षात्कार करके जाता है, तो जो बनता है, इसके लाभ मौद्रिक लाभों के कई गुना बढ़े हैं। हम इन लाभों को मौद्रिक लाभों से तौल ही नहीं सकते। इसलिए कहा जाता है कुंभ में आइए, नहाइए, नया जीवन पाइए। यहाँ नया जीवन से संदर्भ ये है जो हमारा वैचारिक जीवन है उसमें नवीनता लाइए, जो सोच है उसमें नवीनता लाइए, जो जीवन पद्धति है उसमें नवीनता लाइए। समुद्र मंथन हुआ था, अमृत की बूंदें छलकी थी, देवताओं को अमृत मिला था, लेकिन एक बात समझिएगा,
समाज को जिंदा रखने की शर्त है कि समय समय पर सामाजिक मंथन भी हो, समाज के मानस को मथा जाए, क्योंकि समाज के मानस को मथेंगे तो यहां इस सामाजिक मंथन से भी विचार रूपी कुछ अमृत की बूंदें निकलेंगी और इनसे हमारा समाज आगे बढ़ेगा। इसलिए वे तपस्वी, वे सन्यासी जो किसी खोज में लगे हैं, कोई ज्ञान की खोज में लगा है, कोई सत्य की खोज में लगा है, कोई ईश्वर की खोज में लगा है, कोई योग की खोज में लगा है, कोई ध्यान की खोज में लगा है, कोई श्रेष्ठ जीवन मूल्यों की खोज में लगा है, कोई श्रेष्ठ जीवन परंपराओं की खोज में लगा है, वे हर 4 साल पर, हर 6 साल पर, हर 12 साल पर जब भी अर्ध कुंभ या पूर्ण कुंभ या महाकुंभ का आयोजन होता, कंदराओं में ध्यान में लीन रहने वाले लोग, गुफाओं में ध्यान में लीन रहने वाले लोग, जंगलों में सत्य की तलाश में रहने वाले लोग इन कुंभों में आ जाते। अपने चिंतन मनन ज्ञान अनुभव से विभिन्न प्रकार के लोगों ने जो विभिन्न अनुभव अर्जित किए थे सीधे जनता को सुनाते, प्रवचन देते और यहीं से समाज का मानसिक मंथन होता। इनके विचारों से, इनके परंपराओं से, इनके जीवन मूल्यों से समाज को सीख मिलती, समाज को गतिशीलता मिलती। तो ये जो कुंभ है ना, ये हमारे सामाजिक मंथन के केंद्र हैं। जब तक ये कुंभ मजबूत रहेंगे, जब तक ये कुंभ आयोजित होते रहेंगे, जब तक इन कुंभों की परंपरा चलती रहेगी, भारतीय सामाजिक व्यवस्था, भारतीय चिंतन परंपरा, भारत की मानसिक यात्रा पर लाख काले बादल आएंगे, भारत इनसे निकलेगा और निकला है। इसलिए कुंभ के सामाजिक योगदान को कम मत समझिएगा। कभी गौर कीजिएगा आप लोग कि ढेर सारे लोग अपने अपने तरीके से सत्य की खोज में निकले हुए, तो ढेर सारे लोगों के अनुभव भी अलग अलग होंगे, ढेर सारे लोगों की विचार प्रक्रिया भी अलग अलग होगी, ढेर सारे लोगों के ज्ञान के रास्ते भी अलग अलग होंगे, ढेर सारे अलग अलग अनुभव वाले लोग, ढेर सारे अलग अलग विचार प्रक्रिया वाले लोग, ढेर सारे अलग अलग ज्ञान को साझा करने वाले लोग एक जगह पर इकट्ठा हो रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, एक दूसरे की बातों को सुन रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, खंडन भी कर रहे हैं, शास्त्रार्थ भी कर रहे हैं। गांव से आया हुआ आदमी मौन रूप से उन्हें देख रहा है, सुन रहा है, समझ रहा है। तो लेकर के क्या जा रहा है? वो लेकर के जा रहा है सहिष्णुता को, वो लेकर के जा रहा है उदारवाद को, वो लेकर के जा रहा है विपरीत विचारधाराओं को एक साथ, और ये भी लेकर जा रहा है ये विपरीत भले हैं फिर भी ये सत्य को अपनी तरह से करने के तरीके हैं। वो अपने भीतर एक डेमोक्रेसी को लेकर के जा रहा है, अपने भीतर एक लोकतंत्र को लेकर के जा रहा है। इसलिए भारत का जो ये लोकतंत्र है ना, मैं बार बार कहता हूं कि इसकी जड़ें बड़ी गहरी है। भारत का लोकतंत्र इतना सफल, इतना समृद्ध इसलिए नहीं है कि हमारे नेता लोग कहते हैं कि हम लोकतंत्र हैं। दरअसल भारत के लोकतंत्र सफल समृद्ध इसलिए है क्योंकि ये कुंभों में खिला है, यह मेलों में खिला है। इसको प्राण ऊर्जा ध्यान से मिला है, साधना से मिला है, चेतना से मिला है। तो याद रखिएगा, कुंभ को सिर्फ मेला मत समझिएगा, कुंभ को उत्सव मत समझिएगा, कुंभ को सिर्फ साधुओं, सन्यासियों और हमारे महान नागा सन्यासियों के स्नान का पर्व ही मत समझिएगा। कुंभ एक संपूर्ण जीवन शैली को पुनर्गठित करता है, एक संपूर्ण जीवन शैली को गति देता है, एक संपूर्ण जीवन शैली को आकार देता है, जिस जीवन शैली को सनातन परंपरा की जीवन शैली करते हैं, जिस जीवन शैली को भारत की भारतीयता कहते हैं। इसलिए इस भारत की भारतीयता को गढ़ने में इन कुंभों का महत्व बहुत बड़ा रहा है। आज गौर से देखिएगा, आज के मनुष्य की जो सबसे बड़ी समस्या क्या है? उसकी स्वार्थपरकता, उसका लोभ, उसका लालच, अधिक से अधिक धन साधन जुटाने की होड़। तो इन मेलों में, इन त्योहारों में ऐसा ही मनुष्य तो आता है। लेकिन जब मनुष्य आकर के देखता है, अरे एक परंपरा नागा सन्यासियों की है, एक परंपरा नागा साधुओं की है, जो इस जगत से कुछ ले नहीं रहे हैं, पीने का जल, श्वास लेने की वायु और वस्त्र ढकने के लिए उन्होंने इस जगत से कपड़ा भी लेना स्वीकार नहीं किया, भस्म को लपेट लिया, कहा रे दुनिया वालों, रे संसार वालों, हमारे लिए ये भस्म ही पर्याप्त है। वे लोग संसाधनों की होड़ में भागती हुई इस अंधी दुनिया के लिए एक प्रकाश स्तंभ की तरह है कि देखो, इस दुनिया में एक ऐसी दुनिया भी रची है, बसी है, जहां बात लेने की नहीं, बात देने की होती है, जहां बात त्याग की होती है, जहां बात तपस्या की होती है। और यही जो संतुलन है ना, यही जो विचार प्रक्रिया है ना, यही समाज की मानस को मथती है, यही समाज को संतुलित रखती है। पूरी दुनिया की बाजार प्रणाली में प्रॉफिट काम करता है। पूरी दुनिया की बाजार प्रणाली इस पर आधारित है कि कौन पा कितना सकता है, कौन कमा कितना सकता है।
लेकिन अगर कुंभ को भी एक प्रकार का बाजार मान लिया जाए तो ये पूरी दुनिया का एकमात्र बाजार है जहां प्रतिस्पर्धा इस बात की है कि कौन दे कितना कर सकता है, कौन कितने लोगों को भंडारा खिला रहा है, कौन कितने लोगों को कंबल बांट रहा है, कौन कितने लोगों को दान कर रहा है, कौन कितने लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था कर रहा है, कौन कितने लोगों को मुफ्त में ज्ञान दे रहा है, सोच दे रहा है। तो पाने की होड़ में भागती हुई दुनिया के लिए कुंभ एक ऐसी जगह है जो कहता है रुको, ठहरो, देने की भी दुनिया होती है। और देखो कैसे हम मानव सभ्यता का जब से अस्तित्व है तब से देते ही आते हैं। कुंभ उतना ही पुराना है जितनी हमारी सभ्यता, जितनी हमारी संस्कृति। कुंभ उतना ही प्राचीन है जितनी प्राचीन हमारी सभ्यता है, जितनी प्राचीन संस्कृति है। कुंभ की यात्रा तभी से है जब से मानव की यात्रा है। कुंभ से बड़ी सामुदायिकता पूरी की पूरी दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलेगी। कुंभ के मेले लग रहे हैं, विभिन्न जगहों से लोग आ रहे हैं, आपस में मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं। विभिन्न धर्मों को मानने वाले, विभिन्न दर्शन परंपराओं को मानने वाले, विभिन्न विचारों को मानने वाले साधु सन्यासी परिव्राजक एक साथ इकट्ठे हो रहे हैं, अपने अपने मत को प्रस्तुत कर रहे हैं, अपने अपने सिद्धांत को प्रस्तुत कर रहे हैं। लोग विभिन्न मतों, विचारों, सिद्धांतों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं, उन मतों को भी सुन रहे हैं, उन मतों को भी समझ रहे हैं जिनसे वे सहमत नहीं है। और ये अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है, वर्षों के अंतराल पर विभिन्न जगहों पर हो रही है। तो इस प्रक्रिया ने धीरे धीरे उस विचार को गढ़ा जिसे आज विद्वान आइडिया ऑफ इंडिया कहते हैं। और वो विचार था सहिष्णुता का विचार, वो विचार था उदारवाद का विचार, वो विचार था स्वतंत्रता का विचार, वो विचार था उन विचारों को भी सुनना, समझना जिनसे हम सहमत नहीं हैं। और इन सभी विचारों ने मिलकर के एक मूल विचार को गढ़ा जिसे कहते हैं भारतीयता का विचार। और यही विचार आज पूरी दुनिया में एक संदेश दे रहा है। जब पूरी दुनिया कट्टरवाद की ओर बढ़ रही है, जब पूरी दुनिया के लिए वैचारिक संकीर्णता का संकट खड़ा हो गया है, तो पूरी दुनिया उम्मीद से भारत की ओर देखती है, भारतीयता के विचारों की ओर देखती है। तो दोस्तों, कुंभ ने भारतीयता के विचार को गढ़ने में बड़ी भूमिका निभाई। इसलिए आइए कुंभ, देखिए कुंभ को, समझिए कुंभ को, सुनिए कुंभ को, कुंभ का मनन कीजिए, कुंभ का विश्लेषण कीजिए और अपने भीतर के भारतीयता के विचारों को और समृद्ध कीजिए। तो स्वागत है कुंभ में।